कभी ऐसा हुआ है कि कोई कविता पढ़ी, अच्छी लगी, पर कुछ खटक रहा हो, लगा कि वो बात नहीं बनी। हो सकता है उस कविता में काव्य दोष रहा हो। आज हम कविता की इन्हीं छोटी छोटी कमियों को समझेंगे जो उसके पूरे असर को ना थोड़ा फीका कर देती हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई कविता बीमार पड़ सकती है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर असल में साहित्यिक दुनिया में काव्यदोष को कविता की बीमारी की तरह ही देखा जाता है। एक ऐसी बीमारी जो उसकी खूबसूरती और उसके असर दोनों को कमजोर कर देती है। तो फिर ये काव्य दोष है क्या चीज? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये वो तत्व हैं जो रस का अपकर्ष करते हैं। अब ये रस क्या है? रस मतलब वो एहसास, वो भावनात्मक जुड़ाव जो एक अच्छी कविता को पढ़कर मिलता है। और दोष बस उसी अनुभव के बीच में एक रुकावट बन जाते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है। संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, आचार्य विश्वनाथ। उन्होंने इसे बड़े सरल शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा, रस का अपकर्ष ही दोष है। मतलब जो भी चीज कविता का मजा किरकिरा कर दे, बस वही दोष है। इतनी सी बात है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले काव्य दोष क्या है ये समझेंगे। फिर इसके 3 मुख्य प्रकारों को देखेंगे जो शब्दों से, अर्थ से और रस से जुड़े हैं। और आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि भाई ये सब जानना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये काव्य दोष है क्या? जैसा कि हमने कहा, ये वो तत्व हैं जो कविता के पूरे अनुभव को कहीं ना कहीं कमजोर कर देते हैं। अब ये कमजोरी कई तरह से दिख सकती है। हो सकता है कि कविता का मतलब ही ठीक से समझ ना आए, या फिर उससे वो भावनात्मक जुड़ाव महसूस ना हो। कभी कभी कविता की लय टूट जाती है, उसका प्रवाह बिगड़ जाता है। और मजे की बात यह है कि काव्य शास्त्र में माना जाता है कि जिसमें दोष नहीं है वही गुण है। मतलब एक स्वस्थ कविता वही है जिसमें ये बीमारियां ना हों। तो इन काव्य रोगों का पता कैसे लगाया जाए? देखिए, विद्वानों ने इन्हें 3 मुख्य हिस्सों में बांटा है जहां ये समस्या होती है: शब्द, अर्थ और रस। तो ये 3 हिस्से कौन से हैं? पहला है शब्द दोष, मतलब शब्दों के चुनाव या उनकी व्यवस्था में कोई गड़बड़। दूसरा है अर्थ दोष, यानी कविता के अर्थ या तर्क में कोई गड़बड़ी। और तीसरा रस दोष, जो सीधा कविता की आत्मा, उसके भावनात्मक असर पर चोट करता है। तो चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। शुरुआत करते हैं शब्द दोष से। ओके, तो शब्द दोष ये वो दोष हैं जो सबसे पहले पकड़ में आते हैं। ऐसा तब होता है जब कवि ने जो शब्द चुने हैं वही कविता के रास्ते का रोड़ा बन जाएं। पहला उदाहरण देखते हैं, ग्रामत्व दोष। इसका मतलब है जब कविता में कोई ऐसा ग्रामीण या आम बोलचाल का शब्द इस्तेमाल हो जाए जो वहां ठीक नहीं लग रहा। जैसे यहां देखिए, मुड़ पर मुकुट धरे। अब मुड़ शब्द थोड़ा अटपटा लगता है ना? अगर इसकी जगह सिर पर मुकुट धरे लिखा जाए तो देखिए कविता का स्तर ही अलग हो जाता है। एक छोटे से शब्द से कितना फर्क पड़ता है। अच्छा, अगला दोष है श्रुति कटुत्व। नाम से ही पता चल रहा है, श्रुति मतलब सुनना और कटु मतलब कड़वा। यानी ऐसे शब्द जो कानों को सुनने में अच्छे न लगें, चुभें। यह अक्सर तब होता है जब कविता में ट ठ ड ढ जैसे कठोर ध्वनि वाले अक्षर बहुत ज्यादा आ जाते हैं। जरा ये पंक्ति सुनिए ध्यान से। कवि की कटक डटी रही टरिया अंगुरिन टारी। सुना? कटक, डटी, टरिया, टारी। ये जो ट ट ट की आवाज है, ये कविता की मिठास को खत्म कर रही है। कानों में कर्कशता सी महसूस होती है ना? अब आते हैं च्युत संस्कृति दोष पर। ये सीधी सीधी व्याकरण की गलती है और कुछ नहीं। उदाहरण देखिए, मरम वचन सीता जब बोला। अब हम सब जानते हैं सीता स्त्रीलिंग है, तो क्रिया बोला कैसे हो सकती है? ये तो बोली होनी चाहिए थी। ये एक बहुत ही आम गलती है, पर कविता में हो जाती है। अच्छा, ये वाला बहुत मजेदार है। दोष का नाम है क्लिश तत्व। इसका मतलब है बात को इतना ज्यादा घुमा फिरा कर कहना कि किसी को कुछ समझ ही ना आए, जानबूझकर मुश्किल बनाना। जैसे ये पंक्ति देखिए, अहिरिपुपतित्य सदन है, मुख्य तेरो रमणीय। अब बताइए क्या समझ आया? क्या मतलब हो सकता है इसका? दिमाग के घोड़े दौड़ाइए जरा। ये पंक्ति आखिर कहना क्या चाहती है? यहीं पर पढ़ने वाला उलझ जाता है और कविता का सारा मजा खत्म। यही इस दोष की सबसे बड़ी समस्या है। तो इसका जवाब है कमल। हाँ, सिर्फ कमल कहने के लिए इतनी लंबी चौड़ी पहेली बुझाई गई है। देखिए कैसे। अहि मतलब सांप, उसका दुश्मन गरुड़, गरुड़ के स्वामी विष्णु, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और लक्ष्मी का घर कमल।
अरे भाई, जब तक कोई ये सब सुलझाएगा तब तक तो कविता से उसका जुड़ाव ही टूट जाएगा, रस तो गया पानी में। चलिए, तो ये थे शब्द दोष। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी श्रेणी पर, अर्थ दोष। यहां समस्या शब्दों में नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे मतलब, विचार और तर्क में होती है। इसमें दो बड़े दोष देखते हैं। पहला है दुष्क्रमत्व, मतलब तार्किक क्रम का गड़बड़ हो जाना। जैसे इस उदाहरण में हनुमान जी की गति की तुलना पहले हवा से की, फिर मन से और फिर वापस पक्षी से कर दी। अरे भाई, मन की गति तो सबसे तेज होती है, उसके बाद किसी धीमी चीज से तुलना करने का क्या मतलब? कोई तर्क ही नहीं है। दूसरा दोष है पुनरुक्ति, मतलब एक ही बात को बार बार कहना। जैसे सब कोई जानत तुम्हें सारे जगत जहान। अरे, जगत और जहान दोनों का मतलब तो दुनिया ही है, एक शब्द अनावश्यक है। और अब हम पहुंचते हैं सबसे गंभीर और आखिरी श्रेणी पर, रस दोष। ये वो दोष है जो सीधा कविता के दिल पर वार करता है, उसकी आत्मा को चोट पहुंचाता है, मतलब भावनात्मक अनुभव को ही तोड़ देता है। इसके भी कई रूप हैं, जैसे अकांड प्रथन, मतलब गलत समय पर भाव ले आना, या अकांड छेदन, मतलब जो माहौल बना हुआ है उसे अचानक खत्म कर देना। सोचिए, कोई वीर रस की जबरदस्त कविता चल रही है और बीच में कोई चुटकुला आ जाए, सारा मूड खराब। और एक है स्वशब्दवाच्यत्व। ये तब होता है जब कवि भाव जगाने के बजाय उसका नाम बता देता है। जैसे लिख दिया, मैं बहुत दुखी हूं। अरे भाई, बताओ मत, महसूस कराओ, यही तो कविता है। तो अब सवाल ये है कि हम ये सब बातें कर क्यों रहे हैं? इन दोषों को समझना इतना जरूरी क्यों है? जवाब बहुत सीधा है, एक बेहतर पढ़ने वाला और एक बेहतर लिखने वाला बनने के लिए। तो निचोड़ क्या है? पहली बात, दोष 3 स्तरों पर होते हैं, शब्द, अर्थ और रस। दूसरी बात, याद रखें, दोष का ना होना ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। और जब हम इन कमियों को पकड़ना सीख जाते हैं ना, तब हमें असली अच्छी कविता की कीमत समझ में आती है। और हाँ, अगर कोई लिखता है तो उसके लिए तो ये अपने काम को सुधारने का एक पूरा ढांचा है। तो कह सकते हैं कि किसी कविता की बीमारी को पहचानना असल में उसके स्वास्थ्य की कद्र करने का पहला कदम है। ये ज्ञान हमें सिर्फ कमियां निकालने वाला नहीं, बल्कि एक पारखी बनाता है, जिसे अच्छी और बुरी चीज में फर्क पता हो। और अंत में एक सवाल सबके लिए, आज के जमाने की कविता में जहां हर नियम को तोड़ा जा रहा है, क्या ये पुराने शास्त्रीय दोष आज भी उतने ही मायने रखते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।